नमस्कार दोस्तों एक महान दार्शनिक लियो टोल्स्टॉय उन्होंने एक कोटेशन दिया है, एक महान कथन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एवरी मैन हैज बीन बोर्न टू लिव विथ हिज ओन माइंड। हर एक व्यक्ति अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी समझ से जीने के लिए पैदा हुआ है। फिर भी मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि जब ऐसी बात है तो खुद इस महान दार्शनिक ने इतने सारे कोटेशन क्यों दिए? क्यों इतने सारे लोगों को समझाने का कोशिश किए? क्यों कृष्ण साहब ने कुछ समझाने का कोशिश किए? क्यों मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ? ऐसी एक उम्मीद होती है एक दोस्त के नाते, एक भाईचारे के नाते कि शायद कुछ लोग मेरी बात कुछ सुन ले। उसी उद्देश्य से गौतम बुद्ध ने भी कुछ समझाने की कोशिश किए होंगे, कृष्ण जी भी कुछ समझाने की कोशिश किए होंगे, आइंस्टीन साहब ने भी एक से एक बढ़कर बातें की है। तो मैं भी थोड़ी-सी कोशिश कर लेता हूँ अपने तरफ से। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस साल अभी तक कुछ कोटा से 23 बच्चों ने सुसाइड कर चुके हैं। ये कितनी दुःख की बात है। जिस परिवार में यह घटना घटती होगी, उसके माँ-बाप के जो ऊपर बीतती होगी उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसको कैसे रोका जाए? जैसा कि राजस्थान के जो चीफ मजिस्ट्रेट साहब ने बोला है कि 2 महीने तक ये टेस्ट बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर भी ये सवाल पैदा हो कि सिर्फ 2 महीने टेस्ट बंद कर देने से क्या हो जाएगा? उससे क्या कोचिंग संस्थान में या स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या सुधार हो जाएगा? 2 महीने के बाद तो फिर टेस्ट होंगे ना। वैसे भी अभी आईआईटी और नीट के जो कुछ भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वो हो चुके हैं। तो 2 महीने के बाद वहाँ शायद इलेक्शन है, इसलिए चलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर तो 2 महीने मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से फिर से टेस्ट लेने ही पड़ेंगे। टेस्ट नहीं लेना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। टेस्ट ऑनेस्टली लिया जाए, ये इसका सॉल्यूशन है। जैसा कि कोचिंग वाले बड़े-बड़े ऐड जो देते हैं, जैसे कि फिजिक्स वाला अलग पांडे जी ऐड देते हैं अपना कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। ये निश्चित रूप से मैं अपने पिछले वीडियो में बोला था कि ये बहुत ही घटिया टाइप का ऐड है। इस तरह का ऐड किसी भी संस्थान को नहीं देना चाहिए, बल्कि यह बोलना चाहिए कि दोस्त तुम भी कोशिश करो, बेटा तुम भी कोशिश करो या बेटी तुम भी कोशिश करो, और मैं भी कोशिश करता हूँ। मैं भी तुम्हारे जितना हो सकता है तुमको बुद्धि विवेक देने का, जितना हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का नॉलेज देने का, उतना मैं नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। तुम उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, उसको अपने दिमाग से जितना समझ सकते हो, जितना इमेजिनेशन कर सकते हो, उतना कोशिश करो और उसके हिसाब से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। तो यह हर एक कोचिंग वाले को कहना चाहिए और हर एक स्टूडेंट को भी ये चीज़ मान के चलना चाहिए कि ये लोग हमारे लिए एक प्रयास कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट इनके हाथ में नहीं है। दोस्तों, इस बारे में तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि उनको अपने बच्चे को देखना चाहिए कि मेरा बेटा किस तरह का मार्क्स ले आ रहा है, किस तरह के साइंस में, मैथ में या सोशल स्टडीज़ में, इंग्लिश में किस टाइप के मार्क्स लेके आ रहा है। बिना उसके मार्क्स को देखे किस तरह का वो मार्क्स हाई स्कूल में ला रहा है, किस तरह के मार्क्स उसने 10th बोर्ड में लाया, ये सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है भाई। पेरेंट्स कुछ उतना डेप्थ में जाके जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। लेना चाहिए। मैं तो यार अपना एक्सपीरियंस कितना बार शेयर करता हूँ और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर निश्चित रूप से कहता हूँ कि हर एक पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी लेना चाहिए। अरे यार, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ गंवार रहते, अशिक्षित रहते तो एक बात भी है कि यार मुझे क्या मालूम है, मैथ में इसको 100 में 90 नंबर आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। पढ़े लिखे हो भाई, समझ सकते हो 100 में 90 नंबर आया या 99 आया इसका क्या मतलब है, साइंस में 99 आया क्या इसका। इतना सिंपल सी बात कैसे नहीं समझ में आ सकती है एक आदमी को। यार बुद्धू से बुद्धू आदमी को समझ में आ सकता है। अगर मेरी माँ नहीं भी पढ़ी लिखी है, फिर भी अगर मैं उससे बोलूँगा कि मम्मी मेरा 100 में 99 नंबर आया है, 98 नंबर आया है, खुश हो जाएगी भाई कि 100 में 99 नंबर लेके आए हो। तो यार आप पढ़े लिखे हो के भी ऐसे इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पाते हो। मैं तो कहूँगा हर एक पेरेंट्स को यार, ये आप 6-7 क्लास से आप देखना शुरू करो कि आपका बच्चा क्या चीज़ में कितने पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है, कितना मार्क्स लेके आ रहा है। तो ये पेरेंट्स की सबसे पहले जिम्मेदारी है और उसके बाद कोचिंग वाले की, टेचर्स की। जो बड़े बड़े ऐड देते हैं, बकवास ऐड देते हैं, ये भी ऑनेस्टली इनको चेक करना चाहिए। जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट वही दिया है, ऑनेस्ट टेस्ट बाय कोचिंग। जैसे कि मैं अपने बेटे का याद करता हूँ कि कोचिंग वाले ने, आलोक सर ने बाकायदा एक टेस्ट लिया और बहुत सारे बच्चों का वो टेस्ट लेते थे और वो टेस्ट में ही पेरेंट्स को बोल देते थे, बच्चे को तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बच्चे को बुरा लग जाएगा। पेरेंट्स को बोलते थे कि देखिए आपका ये बेटा का ये रिजल्ट है,
और ये नहीं कर पाएगा और इसलिए मैं इसका एडमिशन यहाँ नहीं लूँगा। तो इतना ऑनेस्ट, निश्चित रूप से हर एक कोचिंग वाले को इतना ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। मैं जैसा कि सुनता हूँ कोटा में एक एक टीचर को 1 करोड़ से प्लस पैकेज मिलता है। इतना ज़्यादा पैसे, तो कहाँ से इतने ज़्यादा पैसे देंगे। ऑन एवरेज जो जनरल जो टीचर होते हैं, जो सबसे लोएस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लोएस्ट नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने वाले टीचर्स को भी 8 से 10 लाख का पैकेज मिलता है। इतना ज़्यादा अमाउंट वो कहाँ से लेके आएंगे। तो ये सब होता है बड़े बड़े सपने दिखाकर। ड्रीम बिग, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। जैसा कि मैंने ये भी एक पॉइंट दिया हूँ कि अवॉइड लिसनिंग टू मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड स्टोरीज। ये ना, जैसे कि आप सुनोगे जो स्टॉक पे या कहीं कोई मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपना कहानी सुना रहा है कि वो बच्चा ना ऐसे 10th बोर्ड में फेल हुआ, फिर एग्जाम दिया, फिर इंटर में ऐसे हो गया और फिर अचानक से आईआईटी में टॉप 100 में आ गया। ये सब यार ना स्टोरी सुनाना बंद करो यार। ये सब स्टोरी सुनना बंद करो, सुनाना भी बंद करो। मैं मानता हूँ कि लाख में, करोड़ में एक बच्चा ऐसा कर सकता है, उसके अंदर से अचानक से अंतरात्मा उसकी जग जाती है और वो ऐसा कर लेता है। लेकिन यार हर एक बच्चा ऐसा कर ले, ऐसा कैसे हो जाएगा यार। हर एक बच्चा, तब तो मोदी जी भी बन सकता है। मोदी जी एक चाय बेचने वाले एक साधारण परिवार के लड़के हैं, ये सबको मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि वो एक साधारण परिवार के बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे को तब तो प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, बन सकता है ना। तो एक बात तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि यार मैं 40 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, मैं क्यों नहीं इलेक्शन लड़के बन जा रहा हूँ। तो यार इस तरह से ना खाली बड़े बड़े सपने मत देखो, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ना ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी सुनोगे तो क्या होगा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वही देख लो। मोटिवेशनल ज़्यादा स्टोरी सुनाओगे, मोटिवेशनल स्टोरीज की ज़रूरत किसको पड़ती है? जिसको मार्क्स कम आ रहे हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, जिसका रैंक अच्छा नहीं हो रहा है, जिसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन उसको सपने दिखाया जा रहा है कि तुम आईआईटी कर सकते हो, नीट एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आईएएस कर सकते हो। तो बेचारा जब उसको रिजल्ट नहीं होता है, जब उसको एग्जाम में परफॉर्म, क्योंकि मोटिवेशनल स्टोरी सुनने से थोड़ी जो कुछ होगा भाई। आप आइंस्टीन का स्टोरी सुन लो तो आप क्या आइंस्टीन के जैसा इमेजिनेशन करने लगोगे, या गौतम बुद्ध के स्टोरी सुन लोगे तो आप गौतम बुद्ध के जैसा जंगल में निकल चलोगे सत्य की खोज और भगवान की खोज करने, महावीर के जैसा निकल जाओगे जंगल। ऐसा होता है क्या? कबीरदास के जैसा प्रवचन देने लगोगे? ऐसा नहीं होता है भाई। सबसे ज्यादा जरूरी है आप अंदर से फील करो कि मैं करना क्या चाहता हूँ। उस चीज को बहुत ही स्ट्रांगली फील करना शुरू करो। वो आपको सही मायने में आपको एक रियल मोटिवेशन देगा कि आप क्या लाइफ में करना चाहते हो। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि पेरेंट्स नहीं आपके लिए कर सकते, बच्चा को खुद करना पड़ेगा। और जितना जल्दी वो ये सब करना शुरू करेगा उतना ही ज़्यादा वो लाइफ में बेहतर काम कर सकता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कहना चाहूँगा कि एक्सेप्ट फेलियर यार, असफलता को भी स्वीकार करो भाई। ये आइंस्टीन साहब भी फेल हुए हैं, गौतम बुद्ध भी एक बड़े लेवल पे फेल हुए हैं, लेकिन समझो तो इस धरती पे ना हर एक व्यक्ति फेलियर है। समझो इस बात को। ये जितने भी बड़े बड़े लोगों के बारे में आप सुनते हो, कृष्ण से लेकर कबीरदास, ये गौतम बुद्ध, महावीर, आइंस्टीन, न्यूटन, ये सभी बड़े लेवल पर ही सही, लेकिन यार अलग तरीके से सोचोगे तो वो भी फेलियर हैं। या रिसेंटली आप सोचो चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान पहला जो था वो कुछ 350 करोड़ रुपये खर्च हुए और वो फेलियर हुआ। दूसरा मिशन चंद्रयान 2 करीब करीब 750 करोड़ रुपये, वो भी फेलियर हुआ। मतलब आंशिक रूप से फेलियर हुआ, 50% फेलियर हुआ, लेकिन फेलियर हुआ। और आप क्या सोचते हो, इसरो में नॉर्मल साइंटिस्ट जाके काम करते हैं, वहाँ देश के और दुनिया के भी कुछ साइंटिस्ट आते हैं, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आते हैं, आईआईटी से पढ़े हुए स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, वो लोग जाके उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो अगर चंद्रयान 1 और 2 फेलियर होने का मतलब क्या, वो सब आईआईटी फेलियर हुए, उस प्रोजेक्ट में फेलियर हुए। तो यार सोचोगे तो बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजें फेलियर हो जाती है, बहुत सारे लोग फेलियर हो जाते हैं, लेकिन वो लोग क्या सुसाइड कर लेते हैं? सुसाइड करना, आत्महत्या करना यार किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा, एक दोस्त के नाते रिक्वेस्ट करूंगा, एक भाई के नाते रिक्वेस्ट करूंगा। और अगर आप क्या, मैं गार्जियन तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं सभी बच्चों का गार्जियन हूँ, लेकिन मैं एक गार्जियन के रूप में भी यार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, कोचिंग वाले से भी रिक्वेस्ट करूंगा और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी मिलकर यार
थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं। जो अगर कोई आईआईटी में फेल हो रहा है या नीट में फेल भी हो रहा है, तो वो इतना भी ज़्यादा अपने अंदर डिप्रेशन ना पैदा करे, बल्कि वो सोचे कि यार मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना तो क्या हुआ, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है, तो वहाँ भी मैं आजमाइश करके देखता हूँ। और निश्चित रूप से कम यार कोई 16-17 साल कोई एज थोड़ी जो होता है, कम से कम यार मैं तो कहूँगा कि कम से कम 60 साल 70 साल इतना कम से कम जियो यार। 70 साल के बाद देखो तुम कितने बड़े फेलियर हो, ठीक है? आइंस्टीन के जैसा बुढ़े हो जाओ, गौतम बुद्ध 80 साल तक जिए, इस तरह का इतना लंबी उम्र तक जियो और देखो तुम कितने बड़े फेलियर होते हो। इसलिए दोस्तों फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखो। वैसे तो इस वीडियो में बहुत सारी बातें किया जा सकता है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, तो मैं भी उस बात को बोलूँगा कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो मैं जो कुछ भी इम्पोर्टेंट बातें थी इस वीडियो में बोल चुका हूँ, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।